अमीर ससुराल के गार्डन को बहू ने बनाया खेत और नदी। बबीता का घर काफी लग्जरी है। चारों तरफ नौकर चाकर घर में काम कर रहे हैं। घर में सभी फैसिलिटीज हैं। उसके बाद भी बबीता की सास उर्मिला के चेहरे पर थकावट, बीमारी और चिंता नजर आ रही है। नौकर, तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे इन्हें ठंडा जूस और शरबत दो, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब नौकर ठंडे ठंडे शरबत बनाकर उर्मिला के पास लेकर आते हैं। ले जाओ ये सब, मुझे ये सब पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से। अब ये देखकर बबीता, राजेंद्र और घर के बाकी सदस्य जो वहाँ खड़े हैं वो परेशान हो जाते हैं। दादी, क्या हुआ आपको? आप इतनी परेशान क्यों हैं? हाँ माँ, आप आजकल बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगी हो। क्या हुआ है आपको? माँ जी, अब तो आपकी ये उदासी हमारे लिए चिंता का कारण बनते जा रहा है। इतने नौकर चाकर, इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी आप यहाँ खुश नहीं हैं। क्या चाहिए आपको माँ जी? बहू, मुझे तुम्हारे शहरी दुनिया में एक पल भी सुकून नहीं मिलता है। तुम्हें पता है, जब मैं गांव में थी तो ताज़ा सब्जियां खाती थी, स्नान के लिए नदी में जाती थी और बाजार तो मैं रोज घूमती थी। लेकिन यहाँ तो सब्जियां मॉल से आती हैं, नहाने के लिए लग्जरी बाथरूम है और पैकेट वाला खाना मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो दादी माँ को गाँव की याद आ रही है? तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? दादी माँ, हम कल गाँव चल रहे हैं। अब उर्मिला जब अपने पोते के मुंह से ये सब सुनती है तो उसके चेहरे की चिंता प्यारी मुस्कान में बदल जाती है। क्या सच में तू मुझे गांव ले जाएगा बेटा? ठीक है, मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। हाँ माँ, आप पैकिंग कर लो और आप थोड़ा समय गांव में बिता कर आओ। अब 2 दिन बाद उर्मिला अपने बड़े पोते के साथ ट्रेन से गांव आती है। गांव का दृश्य काफी प्यार भरा होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, पक्षी हवाओं में मधुर संगीत गा रहे होते हैं। दूसरी तरफ नदी में शीतल जल कल कल करके बह रहा होता है। देखो अनिकेत, यही है हमारे गांव का सुकून, शांति, सब कितना अच्छा है ना यहाँ। हाँ दादी माँ, एक सुकून तो है यहाँ पर। अब उर्मिला अपने घर का ताला खोलती है और घर के अंदर जाती है और फिर अपने पोते को लेकर नदी के पास स्नान करने जाती है। दोनों ही बड़ी खूबसूरती से नदी में स्नान कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है जो अपने आप में ही बड़बड़ा रही होती है। अरे ये हमारी माँ भी ना, जब देखो तब हमका नदी में आने से रोकत रहा थे। ऊका लागत है, अब नदी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। अब राधिका नदी में पैर डुबोकर पानी को पैरों से उछालने लगती है। वहीं दूर से अनिकेत और उर्मिला राधिका की ये हरकतें टुकुर टुकुर देख रहे थे। ये लड़की कौन है जो अपने आप में ही बड़बड़ा रही है? वैसे ये लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है। मुझे तो पहली नजर में ये पसंद आ चुकी है। बाप रे, इतने दिनों बाद गांव की सुंदर लड़की के मुंह से देहाती भाषा सुना है। वरना तो शहर में अमीर लड़कियां सिर्फ इंग्लिश में खटक पटक करती रहती हैं। कितनी सुंदर है ये, इतने लंबे बाल, नैन नक्श भी अच्छा है लड़की का। काश इसे मैं अपने घर की बहू बना पाती। अब इसी तरह एक दिन अनिकेत अपनी दादी माँ के साथ गांव के बाजार में आता है। देख अनिकेत बेटा, गांव के बाजार की सब्जियां कितनी ताजा ताजा खिली खिली मिलती हैं और शहर की सब्जियां तो पैकेट में ही दम तोड़ देती हैं। हाँ, सही कह रही हो दादी माँ। इतने में वहाँ पर फिर से राधिका आती है जो ठेले पर अपनी हरी भरी सब्जियां बेच रही होती है। अरे ईका, हाँ आप लोग दूसरे ठेले से सूखी मुरझाई सब्जियां खरीदत हो? अरे हमरे पास आओ, हम तुमको अपने खेतवा का ताजा ताजा खिली खिली सब्जियां देंगे, वो भी कम दाम में। अरे ये यहाँ, अच्छा तो ये सब्जी वगैरह भी उगाना जानती है। यही अच्छा मौका है इससे 2 लाइन बात करने का। अनिकेत बेटा, चलो उस लड़की के ठेले पर चलते हैं। अरे बाप रे, दादी तो उसी लड़की के पास जा रही हैं जिसे मैं मन में ही पसंद करता हूँ। अच्छा मौका है, आज उसे पास से जी भर के देख लूंगा। अरे बिटिया, ये सब्जी तो सच में बहुत ताजी है। जरा 1-1 किलो तोरी, बैंगन, शलगम, कद्दू तोल दे। अरे आप लोग तो गांव के नहीं लागत हो? हाँ, वो मैं शहर से कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ। अब राधिका उर्मिला को 1-1 किलो सभी सब्जियां तोल कर देती है। बेटी, वैसे तुम्हारी खेती कहाँ है, जरा हमें भी दिखाओ। उसके बाद हम सब्जियां बाजारों में नहीं, सीधा तुम्हारे खेत में ही लेने आएंगे। हाँ चलिए। अब उर्मिला, अनिकेत राधिका की सब्जियों के खेत में आती हैं, जहां राधिका की माँ खेत में पानी पटा रही होती है। अरे माँ, ये देखो, शहर से कुछ लोग आए हैं जो कहते हैं इनको हमारी खेती देखनी है। हाँ, क्यों नहीं, देखिए ना खेती हम लोगों की। खेती तो बहुत अच्छी है और सब्जियां भी काफी ताजा है। बेटी, तुम्हारे खेतों में तो अब मैं आती रहूंगी सब्जी लेने यहीं। दूसरी तरफ अनिकेत बस राधिका को एकटक निहारते जा रहा था। जी ठीक है, आप आती रहिएगा।
अब उर्मिला अनिकेत वहां से चले जाते हैं। अब रात को उर्मिला रसोई में खाना बनाती है और अपने पोते के साथ खाना खाती है। अब धीरे धीरे उर्मिला राधिका को लेकर सीरियस हो जाती है और फिर अब गांव में भी उर्मिला उदास रहने लगती है। अरे दादी माँ, क्या हुआ? आप फिर से परेशान लग रही हैं और अब तो हम गांव में हैं। हाँ है, कुछ बात है जो मैं तुमसे कह नहीं सकती, लेकिन शायद मेरा चेहरा वो बात छुपा नहीं पा रहा है। पर दादी माँ, बात क्या है, बताइए ना। बेटा अनिकेत, बात यह है कि मुझे वो गांव की राधिका वो बहुत पसंद है। उसका रहन सहन, खान पान, स्वभाव सब कुछ मुझसे मिलता है और मैं उसे अब अपने अमीर घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी पसंद की गांव की लड़की से शादी करेगा कौन? मेरे तो दोनों पोते शहरी हैं। अब अनिकेत अपनी दादी के मुंह से ये सब सुनकर खुशी से झूम उठता है। अरे दादी माँ, आपको पता है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। सच कहूँ तो मुझे भी राधिका बहुत पसंद है और मैं आपकी पसंद लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में बेटा, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब उर्मिला अगले ही दिन अनिकेत को लेकर गांव की राधिका के घर जाती है। अरे आप लोग यहाँ, क्या बात है? आपको और सब्जी चाहिए का? नहीं जी, मुझे सब्जी नहीं, आपकी बेटी राधिका चाहिए। मैं राधिका को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा शहर में खुद का लाखों का बिजनेस है। आपकी बेटी अपने अमीर ससुराल में राज करेगी। का कहा? हमार बेटी ससुराल में राज करेगी? उसका ससुराल अमीर है। अरे हमका ये रिश्ता बहुत पसंद है। एक बार हम अपनी बेटी से भी पूछत है। अब वहाँ पर राधिका आती है और राधिका की माँ राधिका से उर्मिला की कही सभी बातें कहती है। अरे हम शहर जाकर क्या करेंगे माँ? हमका असली सुकून तो गांव में मिलत है। गांव से ज्यादा सुकून तो शहर में मिलत है बिटिया। जी, वैसे मुझे आपकी माँ की बात ज्यादा कुछ समझ तो आ नहीं रही है, लेकिन हाँ, सुकून वहाँ मिल जाएगा आपको शहर में। और मैं हूँ ना, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। वहाँ आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हैंडसम अनिकेत के मुंह से राधिका ये सब सुनकर पिघल जाती है। ठीक बा, हम इस शादी के लिए तैयार हैं। अब उर्मिला खुशी खुशी रिश्ता पक्का करके घर आती है और घर में आकर अपनी बहू बबीता को फोन पर सब बताती है। अरे ये क्या माँ जी, आप तो गांव घूमने गई थी, लेकिन आपने तो वहाँ दुल्हन ही पसंद कर ली। मेरे बेटे के लिए वो लड़की ठीक तो है ना? शहर में रह तो लेगी ना? अरे यार, दादी ने गांव में जाकर लड़की क्यों पसंद कर ली? गांव की लड़कियां तो गंवार होती हैं। वो अनपढ़ यहाँ आएगी तो हमारे घर का माहौल ही खराब हो जाएगा। माँ जी सुन रही हैं आप? पीछे से पिंकी क्या कह रही है? अरे वो लड़की पढ़ी लिखी समझदार तो है ना? नहीं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन घर संभाल लेगी अपना। और तुम्हारे बेटे को भी ये लड़की पसंद है। अब मैं इसकी शादी यही करवा रही हूँ। 2 से 3 दिन के अंदर तुम लोग भी यहीं आ जाओ। अब 2 से 3 दिन के अंदर उर्मिला का पूरा अमीर परिवार शहर से गांव आता है, जिसके बाद अनिकेत की शादी पूरी विधि विधान के साथ गांव की राधिका से होती है। अब राधिका शादी करके अपने अमीर ससुराल आती है, जहां घर के नौकरों ने घर को अच्छे से सजा रखा होता है। रुको बहू, तुम यहीं रुको। अब बबीता मंदिर से आरती की थाली लेकर आती है और अपनी गांव की बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब गांव की राधिका कलश गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करती है और राधिका देखती है कि उसके ससुराल का घर काफी आलीशान और खूबसूरत महंगी चीजों से भरा हुआ है। तभी राधिका की नजर हॉल में टेबल के ऊपर रखे फिश एक्वेरियम पर जाती है और वो फौरन फिश एक्वेरियम के पास आती है और उसके अंदर अपना हाथ डुबो देती है। अरे अरे, क्या कर रही हो आप? ऐसे गंदे गंदे हाथ फिश एक्वेरियम के अंदर मत डालो, पानी गंदा हो जाएगा। अरे सुना ही नहीं दे रहा क्या? अरे हम सब सुनत हैं, लेकिन अभी हम ये मछली देखन में मगरूर हैं। आप लोग ये रंग बिरंगी मछली को कैद करके क्यों रखे हो? ये मछली सबको आजाद कर दो। अरे ये ऐसे कैसे बात कर रही हैं गंवार की तरह भैया? ये तो सचमुच गांव की गंवार देहाती है। भैया आपको ये लड़की कैसे पसंद आ सकती है? आप तो शुरू से शहर में रहे हैं। अरे तुम इसकी भाषा पर क्यों जाते हो? इसकी मासूमियत देखो, और ये दिल की भी बहुत साफ है। और रही बात भाषा की, तो धीरे धीरे यहाँ रहकर ये भी हमारी तरह बोलने लगेगी। सही कह रहा है अनिकेत। खबरदार अगर अब कोई मेरी बहू पर हंसा तो जाओ बहू, तुम आराम कर लो। अब राधिका अनिकेत के साथ अपने कमरे में आती है। अरे बाप रे, आप इतनी बड़ी कमरे में रहते हो अनिकेत जी? ये कमरा तो बहुत खूबसूरत है। तुम शायद कमरे की तारीफ कर रही हो। हाँ, ये कमरा बहुत सुंदर है और आज से ये तुम्हारा भी है। चलो आराम कर लो। अब राधिका अनिकेत के साथ आराम करती है। अगले दिन राधिका नहा धोकर तैयार होती है और घर की रसोई में आती है, जहाँ रसोई काफी मॉड्यूलर होती है। वहीं रसोई में 2 नौकरानी भी उपस्थित होती हैं। अरे हमका ये रसोई में तो कुछ समझ नहीं आवत है।
देखिए, ये सब आप नहीं संभाल पाओगी। आप यहाँ क्यों आई हो? आप जाओ, हम लोग खाना बना लेंगे। अब राधिका वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद घर के नौकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं, जहां राधिका का पूरा परिवार चम्मच और फोक का इस्तेमाल करके खाना खा रहा होता है। वहीं राधिका हाथ से खाने को खाने लगती है। भाभी, आप ये कैसा खाना खा रही हो? थोड़ा तरीके से खाओ ना। हाँ राधिका, तुम चम्मच से खाना खाओ ना, इससे तुम्हारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। लो लो, टिश्यू पेपर लो और अपना हाथ साफ करो। अब बड़ी मासूमियत के साथ राधिका टिश्यू पेपर से हाथ साफ करती है और चम्मच से खाना खाना शुरू करती है। चम्मच से तो खाने का स्वाद ही नहीं आवत है, पर कोनो बात नहीं, हम तुम्हारी तरह खाना खा लेंगे। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। धीरे धीरे राधिका अब अपने अमीर ससुराल में बोर होने लगती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ करने के लिए घर में नौकर होते हैं। तभी और मिला। क्या हुआ बहू, क्यों उदास हो? घर की याद आ रही है क्या? का कहीं दादी जी, हमका यहाँ मन नहीं लागत है। गांव में तो हम कुछ न कुछ करते ही रहते थे। कभी सब्जी की खेती को संभाल लेते थे, तो कभी नदी में घूम कर आवत थे। लेकिन यहाँ तो सारा दिन घर में रहत है और काम भी घर के सब नौकर चाकर ही करत है। अच्छा, तो तू घर में बोर हो रही है? चल फिर आज मैं तुझे अपने घर के गार्डन में लेकर चलती हूँ। गार्डन में घूमकर तुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा गार्डन बहुत बड़ा है। अब राधिका गार्डन में आती है, जहाँ चारों तरफ सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। भीनी भीनी खुशबू गार्डन में फैली होती है। ये देखकर राधिका हैरान हो जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा बगीचा में सिर्फ फूल ही फूल है। अरे 2-3 सब्जी भी उगा लेते तो कितना अच्छा रहता। और इतना जगह में तो सुंदर नदी भी बन सकत है यहाँ। लेकिन आप लोग नदी भी नहीं बनाए हो, ऐसा क्यों? बहु शहर के लोगों को ना तो घर की उगी सब्जी पसंद आती है और ना ही घर के आंगन में नदी। उन्हें तो मॉल की सब्जियां और नदी की जगह स्विमिंग पूल पसंद आते हैं। अच्छा, ये बात है। वैसे आपका गार्डन बहुत ही सुंदर है। अब राधिका के मन में ये आलीशान गार्डन देखकर लालच आ जाता है और वो एक दिन अकेले में अपने कमरे में खिड़की से गार्डन को देखकर कहती है, ये फुलवा का गार्डन इतना बड़ा है, जी करत है हम भी इसमें अपनी मनपसंद सब्जी उगा ले। लेकिन सोचते थे अगर घर वाले ये बात जान गए कि हम उनके महंगे गार्डन में खेती करना चाहत हैं, तो ये लोग हमका ये घर से निकाल ना दे। एक काम करत है, छुप कर खेती करत है, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी हमका ये शहरी सब्जी पसंद नहीं आवत है, ऐसे हमारा मन भी लगा रहेगा। अब एक शाम राधिका घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है कि तभी बबीता, अरे तुम कहाँ जा रही हो शाम को घर से बाहर? कुछ बताओगी? चुप क्यों खड़ी हो? जी हमका वो बहुत जरूरी सामान लेना है। हाँ तो घर के नौकर को बोल दो, वो लोग ले आएंगे तुम्हारा सामान। और वैसे भी तुम्हें तो ठीक से हिंदी बोलनी भी आती नहीं है, दुकानदार तुम्हारी भाषा तो समझ नहीं पाएंगे। और अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे घर की बहू हो, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती होगी। अरे नहीं नहीं, हम अपना सामान खुद ही ले आएंगे, नौकरों पर हमें विश्वास नहीं है। अब इतना कहकर राधिका फटाफट वहां से निकल जाती है। और फिर राधिका बाजार जाकर 2 से 3 तरीके की हरी सब्जियों के बीज खरीदती है और साथ ही बाजार से सिंपल साड़ी भी खरीदती है, ताकि किसी को शक न हो। अब राधिका बाजार से घर आती है और सबसे पहले उन सभी बीजों को अलमारी में छुपा देती है और फिर साड़ी लाकर घर वालों को दिखाती है। देखो दादी जी, ये साड़ी लेने गए थे हम बाजार। ये गर्मी में पहनने के लिए ठीक है, इसमें हमको गर्मी नहीं लगेगी। सूती साड़ी जो है। अच्छा अच्छा, बहुत ठीक है, लेकिन ये तो घर के नौकर या तेरी सास भी मंगा देती है ऑनलाइन। नहीं नहीं, हम ले आए हैं ना, बस हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ा घर के कामकाज भी सीखो। नौकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। ठीक है माँ जी, हम रसोई संभाल लेंगे। अब रात को राधिका रसोई में जाकर अपने पूरे ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। हे भगवान, हमको तो बिल्कुल मन नहीं करत है ये पैकेट वाला सब्जी सबको खिलाने का, लेकिन बस कुछ दिन की बात और है, फिर गार्डन में हम अपनी हरी भरी सब्जी उगा लेंगे और सबको वही सब्जी बनाकर खिलाएंगे। अब खाना बनाकर राधिका घर वालों को खाना देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। तभी आधी रात को जब पूरा परिवार सो चुका होता है, तो राधिका अलमारी से अपने सब्जियों के बीज बाहर निकालती है और सीधा गार्डन एरिया में आती है। हे भगवान, ये गार्डन में तो कहीं जगह ही नहीं है सब्जी लगाने का। हर जगह फूल ही फूल उगा रखे हैं ये लोग। एक मिनट, इधर कुछ जगह खाली, एक काम करत है, इधर की सारी सब्जियों के बीज लगा देते। अब राधिका गार्डन में रखे कुदाल को उठाती है और उस खाली जगह की मिट्टी को कुरेदने लगती है और फिर अब उस मिट्टी के अंदर सभी सब्जियों के बीज दबा देती है और हल्का फिर पानी का छिड़काव करती है। ये मिट्टी देखकर तो कौन समझ जाएगा कि यहाँ कुछ लगाया गया है। एक काम करत है, यहाँ फूलों के सूखे पत्ते गिरा देते।
अब राधिका गार्डन के सभी सूखे पत्ते चुनकर उस गीली मिट्टी पर फैला देती है। दूसरी तरफ सूखे पत्तों की सरसराहट, पानी की झरझराहट की आवाज सुनकर राजेंद्र टॉर्च लेकर गार्डन में आता है। टॉर्च की रोशनी जैसी राधिका को दिखती है, वो सब कुछ छोड़कर गार्डन के एक दूसरे कोने में जाकर छुपने लगती है कि तभी उसका पैर मुड़ता है और वो गिर जाती है। अरे अभी तो गार्डन में से बहुत आवाज आ रही थी, जैसे मानो कोई गार्डन में काम कर रहा हो, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है गार्डन में बिल्ली आई होगी और वही इधर से उधर कर रही होगी। चलो जाकर आराम कर लेता हूँ, सुबह जल्दी भी उठना है। अब इतना कहकर राजेंद्र वहां से चला जाता है। वहीं राधिका अपने पैरों की चोट को देखकर, बाप रे बाप, हमरे पैर में तो लहूलुहान हो गया खून से। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अभी हमको हरी भरी सब्जी खाने के लिए अपना शरीर का जख्म को भूलना होगा। अब इसके बाद राधिका घर में कटी फटी सब्जियों के छिलके, सड़े हुए फलों के छिलकों को डस्टबिन में जमा करने लगती है ताकि वो अपनी सब्जियों के खेत में उसका खाद बनाकर डाल सके। लेकिन तभी एक दिन बबीता रसोई में आती है और उसे रसोई में बदबू का एहसास होता है। बहू, डस्टबिन में इतना सारा कचरा भरा हुआ है, तुम अपने गांव में गंदगी में रहती थी क्या? अरे तुम ये गंदगी और ये बदबू का एहसास नहीं हो रहा? अरे इसे निकाल कर बाहर फेंको रसोई से। हाँ माँ जी, हम ही का अभी फेंक देते हैं। अब बबीता के जाने के बाद राधिका डस्टबिन में परफ्यूम छिड़कने लगती है। अरे सासू माँ, हम ई सड़ी गली सब्जी ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? इससे तो हमारी सब्जी की खेती का खाद तैयार हो रहा है। अब इसी तरह रात को सबके सो जाने के बाद राधिका सड़ी गली सब्जियों को उठाकर गार्डन में लाती है और मिट्टी के ऊपर उसे खाद के रूप में हाथों से मसल मसल कर छिड़कने लगती है। वहीं रात के तकरीबन 2 बज रहे होते हैं। दूसरी तरफ बेडरूम में अनिकेत की आंख खुलती है। अरे राधिका कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इतनी रात को राधिका कहाँ गई होगी? अब अनिकेत राधिका को बेडरूम के वॉशरूम में देखता है, लेकिन राधिका वहां नहीं होती। फिर अनिकेत बालकनी में आता है और राधिका वहां भी नहीं होती। अब राधिका को ढूंढते ढूंढते अनिकेत गार्डन में पहुंचता है, जहां राधिका अपने सब्जियों के बीज घूर रही होती है और खुद में बड़बड़ा रही होती है। 4 से 5 हफ्ते बाद हमारी सब्जी का पौधा बड़ा हो जाएगा। अरे राधिका, तुम इतनी रात को गार्डन में क्या कर रही हो और किससे बात कर रही हो अकेले में? अजी, किसी से नहीं, हम तो यहाँ घूम रहे हैं। हमका वो कमरा में बहुत गर्मी लग रहा है और दम भी घुट रहा है। ऐसे कैसे दम टूट रहा है तुम्हारा कमरे में? कमरे में तो एसी लगी हुई है और पूरा कमरा ठंडा है। हाँ जानत है, लेकिन हमको खुला वातावरण में घूमना ज्यादा पसंद है। हम गांव से है ना अनिकेत जी, इसीलिए। ठीक है, लेकिन अब तुम अंदर चलो, रात बहुत ज्यादा हो रही है। अब राधिका दोपहर के समय भी खेत में जाती है और गार्डन में जब माली फूलों के पौधों में पानी डालता है तो वो भी अपनी सब्जियों के पौधे में छुप छुप के पानी डालती है। जब तक ये सब्जी के पौधे छोटे हैं तब तक कौनो नहीं जानत है कि ये सब्जी का पौधा है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तब तो बवंडर आ जाएगा ये घर में। बबीता वहां आकर, बहू, ये सब क्या है? तुम सारा दिन गार्डन में क्या करती रहती हो? मैंने तुमसे कहा ना, नौकर छुट्टी पर है और घर तुम्हें ही संभालना है, लेकिन ना तो तुमने नाश्ता बनाया है ना कपड़े धोए हैं। अरे यहाँ क्या कर रही हो तुम? आए माँ जी, बस आ गए। अब राधिका फटाफट घर के काम करती है, लेकिन फिर अब जिस बात का डर होता है वही होता है। धीरे धीरे राधिका के सब्जी के पौधे बड़े होने लगते हैं और अब फूलों के गार्डन में बैंगन, तोरई, लौकी, टमाटर, मिर्ची, धनिया, गोभी जैसी सब्जियों के पौधे भी उग जाते हैं। ये देखकर बबीता गुस्से से, माली, ये सब क्या है? अरे हमारे इतने एक्सपेंसिव गार्डन में ये सब्जियों के पौधे किसने लगाए? ये शहर है, कोई गाँव नहीं। ये बदतमीजी किसने की है यहाँ? माली घबरा कर कहता है, अरे छोटी मालकिन, भगवान की सौगंध कहता हूँ, मुझे नहीं पता हमारे इस गार्डन में ये सब्जियों के पौधे किसने लगाए। लेकिन सच कहूँ तो अभी कुछ समय से यहाँ पर छोटी बहुत ज्यादा समय बिता रही हैं और वो गांव से है, तो हो सकता है उन्होंने ये पौधे लगाए हों। उस गंवार लड़की से यही उम्मीद लगाई जा सकती है। तुम एक काम करो, अभी के अभी ये सभी सब्जियों के पौधे मेरे गार्डन से उजाड़ कर फेंक दो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अब बबीता इतना बोलती है कि तभी वहां पर राधिका आ जाती है। राधिका की आंखें नम हो जाती हैं, जैसे मानो राधिका से उसका परिवार छीना जा रहा हो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं कीजिए। हम जानते हमसे गलती हुई है, लेकिन इतना बड़ा गार्डन में ये 2-3 सब्जी का पौधा आप लोगों का क्या बिगाड़ रहा है? सच कहूँ तो माँ जी, हम गाँव से हैं और हमका वो पैकेट वाला सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब हम आपको भी ताजी ताजी सब्जी खिलाएंगे। अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी ये 2 कौड़ी की सब्जियां मेरे गार्डन की शोभा खराब कर रही हैं। मैं इसे उजाड़ कर फेंक दूंगी। अब राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां पर बबीता की सास आती है। रुक जाओ बहू, जब हमारी घर की बहू ने इतनी मेहनत से ये छोटी मोटी सब्जियों की खेती की है तो तुम इसे क्यों उजाड़ रही हो? और ये ताजी सब्जी सिर्फ राधिका का ही खाने का मन नहीं करता, मेरा भी खाने का मन करता है, इसीलिए सब्जियां यहीं रहेंगी। अरे छोड़ो बबीता, जब माँ को भी ये सब्जियां पसंद है तो फिर इन्हें यहाँ लगे रहने दो।
ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा सब्जी की खेती नहीं होनी चाहिए यहाँ। ठीक है माँ जी, हम इसे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब राधिका अपनी ताजा ताजा सब्जियां तोड़कर घर वालों को बनाकर खिलाती है। अरे ये सब्जियां तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। बिल्कुल फ्रेश और ताजी सब्जियां लग रही हैं ये। हाँ, क्योंकि ये सभी सब्जियां हमारी बहू के खेतों की हैं और बहू ने बड़ी मेहनत से हरी भरी ताजा सब्जियों की सिंचाई की है, इसीलिए ये सब्जी खाने में स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे भी ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। ऐसा स्वाद कभी हमारे घर के खाने में पहले नहीं आया। हाँ, पहली बार मुझे भी ये लौकी, तोरी, टिंडा पसंद आ रहा है। हम तो कहते ही थे कि पैकेट से अच्छी सब्जियां खेतों की होती हैं। अब इसी तरह एक दिन राधिका अपने लग्जरी बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी उसे अपने गांव की नदी की याद आ जाती है। सच कहें तो हमारे ससुराल का ये बाथरूम लग्जरी तो है, लेकिन इसमें नहाकर सुकून नहीं मिला था। हमका तो मन कर रहा था कि हम कैसे भी करके नदी के पानी में नहाए, लेकिन यहाँ नदी कहाँ मिलेगा। एक काम कर सकते हैं, जैसे हम सब्जी का खेती गार्डन में किए हैं, वैसे हम गार्डन में एक छोटा कृत्रिम नदी भी तो बना सकते हैं, लेकिन सबसे छुपा कर। अब एक दिन राधिका गार्डन में घूम रही होती है कि तभी उसे गार्डन का एक कोना नजर आता है जो पूरी तरह से खाली होता है। माली जी, एक बात बताइए, ये जगह इतना खाली क्यों है? यहाँ आप कोनो पौधा क्यों नहीं लगाते? अरे छोटी बहू, ये जगह काफी एकांत पड़ जाती है और इस तरफ ना तो धूप पड़ती है और ना ही हवा। यहाँ पौधे कई बार लगाए तो वो पौधे भी सूख गए, इसलिए मालकिन कहती है कि यहाँ कोई पौधे मत लगाओ। अरे वाह, हमका नदी बनाने की जगह मिल गया। अब जब यहाँ कोई पौधा लगता ही नहीं है तो हम यहीं अपना नदी बनाएंगे। अच्छा, ये बात है। ठीक है, आप जाइए, अपना काम करिए। अब इसी तरह से 3-4 हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन राधिका के ससुराल वाले राधिका को घर में अकेला छोड़कर रिश्तेदार के घर जाने लगते हैं। बहू, हम लोग जल्दी आ जाएंगे, तुम घर में ही रहना और मन ना लगे तो गार्डन में आ जाना और कोई दिक्कत हो तो फोन कर लेना। हाँ माँ जी, सही कह रही है, अपना ध्यान रखना, हम लोग जा रहे हैं। अब सभी लोग राधिका को घर में अकेला छोड़कर रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। वहीं राधिका सबके जाते ही गार्डन में आती है। आज घर में ना तो माली है और ना ही परिवार वाले, ये अच्छा समय है अपना नदी बनाने का। अब राधिका कुदाल से उस खाली जमीन पर बहुत गहरा गड्ढा खोदती है। गड्ढा काफी गहरा हो जाता है, जिसके बाद राधिका सड़क से बड़े बड़े पत्थर उठाकर लेकर आती है और उसे गड्ढे के अंदर फैला देती है और फिर गार्डन में लगे पानी के वॉल में लंबा पाइप लगाकर वो उस गहरे गड्ढे को भरती है। गड्ढे में रखे पत्थर पानी में चमकने लगते हैं और एक सुंदर कृत्रिम नदी बनकर तैयार हो जाती है। अब राधिका उसे नदी में खुशी से स्नान करती है और गाना गाती है। हमका मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। बाप रे, आज इस नदी में स्नान करके हमका सुकून मिला है, लेकिन अब हमको ये नदी छुपाना होगा, ना ही तो घर वाले हमको जान से मार देंगे। कहेंगे पहले खेती की और अब नदी भी बना लिया गार्डन में। एक काम करते, बाहर से बड़ी बड़ी सूखी सूखी झाड़ियां और टहनियां चुनकर लेकर आवत है और इससे इस नदी को छुपा देंगे। अब राधिका जंगली एरिया में आती है और वहां से ढेर सारे सूखे पत्ते, सूखे टहनियां, मोटे मोटे लकड़ियों के डंडे इकट्ठे करके गार्डन में लाती है और चारों तरफ से नदी के ऊपर रख देती है। लकड़ियों का भार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नदी दिखाई देनी बंद हो जाती है। अब अगले दिन घर के सभी सदस्य घर आ जाते हैं। वहीं जब माली गार्डन की सफाई करता है तो वो गार्डन में जंगली झाड़ियां और टहनियां देखता है। अरे हमारे गार्डन में ये इतनी सूखी लकड़ियाँ कौन लेकर आया है? जी हम लाए हैं, इसे यहीं रहने दीजिए, हमें इससे कुछ काम है। ठीक है छोटी बहू। अब राधिका रोज रात को सबके सोने के बाद अपने गार्डन की नदी में आती है और सुकून से नहाती है। कितना सुकून है नदी के पानी में। अभी इसी तरह से कुछ हफ्ते गुजरते हैं और गर्मी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मोहल्ले में पानी की अकाली पड़ जाती है। तो मित्रा, तुम्हारे घर में पानी आ रहा है क्या? मेरे तो घर के नल सूख चुके हैं और टैंकर भी नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारे नल सूख रहे हैं, मेरे घर का तो स्विमिंग पूल भी सूख गया और घर में पानी की एक एक बूंद की किल्लत हो रही है। दूसरे शहर से बिस्लेरी की बोतल मंगा कर पी रही हूँ, पता नहीं ये गर्मी कब जाएगी। दूसरी तरफ बबीता के घर का पानी खत्म हो जाता है और किसी पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा होता है। अनिकेत, अर्णव बेटा, घर में पानी नहीं आ रहा, जरा दिल्ली जल बोर्ड वालों को फोन करना। अब अनिकेत फोन पर बात करता हुआ, भैया पानी की दिक्कत हो रही है काफी ज्यादा हमारी सोसाइटी में, और ये किस वजह से हो रहा है? जी, गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से पानी का स्तर बहुत कम हो गया है और घरों में लगाई जाने वाली पाइपलाइन भी अंदर ही अंदर सूख रही हैं। इतना कहकर दिल्ली जल बोर्ड के कार्यकर्ता फोन रख देते हैं। चल बेटा, एक बार गार्डन में लगे वॉल को खोलकर देखते हैं, क्या पता उसमें पानी आ रहा हो।
अब सभी लोग बाहर आते हैं और वॉल देखते हैं, लेकिन उसमें वे भी एक बूंद पानी नहीं आता। दूसरी तरफ मोहल्ले में भी औरतों की भीड़ इकट्ठा होती है। बाप रे, पूरा मोहल्ला पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हो रहा है। पता नहीं ये गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है। बताओ, पानी के बिना सब कैसे क्या होगा। दूसरी तरफ राधिका घबरा रही होती है कि कहीं उसकी नदी का खुलासा न हो जाए। इतने में बबीता चलते चलते उन सूखी झाड़ियों से टकरा जाती है और उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। अरे ये सूखी झाड़ियाँ यहाँ पर किसने रखी हैं? जल्दी हटाओ इसे, देखना मेरे पैर में कांटे गड़ गए हैं। अरे कौन पागल है ये जिसने गार्डन में सूखी झाड़ियां रखी हैं, वो भी कांटेदार। अरे जी, ये छोटी बहू ने रखा है, उन्होंने कहा है कि उन्हें इससे काम है। अब माली फटाफट सूखी झाड़ियों को हटाकर साफ करता है। तभी वो सब देखते हैं कि वहां एक सुंदर कृत्रिम नदी बह रही होती है। बाप रे, इतनी बड़ी नदी हमारे गार्डन में कब, कहाँ और किसने बनाया? ये सब क्या है माली, ये सब कैसे हुआ? अब ये सुनकर राधिका फौरन अपनी सास के कदमों में बैठ जाती है। ई हम बनाए हैं माँ जी, हमका माफ कर दो। हम गांव से हैं तो हमका नदी में नहाने का बहुत शौक है। हम आपका गार्डन खराब कर दिया, हमें माफ कर दो। वो तो ठीक है बहू, लेकिन तुम्हारा नदी का पानी सूखा क्यों नहीं, जब पूरी सोसाइटी का पानी सूख चुका है? दिल्ली जल बोर्ड तक में पानी नहीं है। हाँ माँ, ठीक कह रही हैं। अब ये बात मोहल्ले वालों के कान में जाती है और मोहल्ले वाले भी बबीता के गार्डन में आकर खड़े हो जाते हैं और ये सुंदर नदी देखकर चिढ़ जाते हैं। अरे देखो, जहाँ पूरा मोहल्ला सूख रहा है वहाँ इनके घर में कल कल नदी बह रही है। अरे मुझे तो लग रहा है ये लोग मोहल्ले का पानी पाइपलाइन से चुरा कर अपनी नदी में भर रहे हैं। मैं इन पर कंप्लेन करूंगी, आखिर इनके घर में इतना पानी आया कहाँ से? बहू, तू अपने शौक पूरे करने के चक्कर में मोहल्ले का पानी तो नहीं चुरा रही है ना? नहीं दादी जी, हमने ये नदी मेहनत से बनाई है, चोरी से नहीं। राधिका इतना बोलती है कि तब तक सुमित्रा दिल्ली जल बोर्ड वालों को बबीता के घर बुला लेती है। अब कुछ वाटर इंजीनियर नदी में घुसते हैं। सर, इस नदी में पानी ऊपर से चुराकर नहीं भरा गया है, ये पानी नीचे से आ रहा है। इस नदी में पानी का एक गहरा सोता है जिससे इस नदी में अनंत पानी है और ये पानी कभी नहीं सूखेगा। ये नदी किसने बनाई है? जी जी, मैंने बनाया है। क्या हुआ? ये खेती, ये नदी, इस गार्डन में सब हमने ही बनाया है। बहू, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुमने जाने अनजाने में सब्जियों की खेती के साथ साथ पानी की भी खेती कर दी। इस नदी में पानी का इतना गहरा सोता है कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखेगा। तुमने बहुत बड़ी खोज की है बहू। अब इसी नदी से पूरे मोहल्ले को पानी मिलेगा और साथ ही तुम्हें करोड़ों रुपए का इनाम दिया जाएगा सरकार द्वारा। अब सरकारी कर्मचारी कृष्णा धाम सोसाइटी के सड़कों को क्रेन से खुदवाते हैं और फिर बीचों बीच पाइपलाइन बिछाते हैं और उसे पाइपलाइन को नदी से फिट कर देते हैं और फिर पक्की फर्श बना देते हैं, जिसके बाद से इस नदी द्वारा पूरे मोहल्ले में पानी सबको प्राप्त होता है और साथ ही सरकार 500 करोड़ का चेक राधिका के हाथ में देती है। ये लो बहू, तुम इन पैसों की असली हकदार हो। सच कहूं तो प्राकृतिक वैज्ञानिक हो तुम। सच में? और मैं तो सोच रही थी इसने पानी चुराया है, लेकिन इसने तो पानी की खोज की। तुम सच में बहुत काबिल हो बहू। अब सबके जाने के बाद राधिका 500 करोड़ का चेक अपनी सास के हाथ में थमा देती है। ये रखिए माँ जी, इसकी हकदार आप हैं और हम इतना पैसा लेकर क्या करेंगे? आज बबीता भी काफी इमोशनल हो जाती है। बहू, तुम सच में बहुत मासूम हो, इसीलिए अपनी मेहनत की कमाई भी मुझे दे रही हो। और सच कहूँ तो मैं तुम्हें गंवार समझती थी, लेकिन तुम्हारे पास तो प्राकृतिक विद्या का भंडार है। अब जहां गंवार राधिका की नदी की खोज से पूरे सोसाइटी को पानी प्राप्त हो रहा था, वहीं अब राधिका के अमीर ससुराल वाले भी नदी के पास बैठकर अपना समय बिताते थे। भाभी, सच में आपकी नदी बहुत खूबसूरत है और यहाँ वीडियो भी काफी अच्छी रिकॉर्ड हो रही है। देखना, इस पर लाइक भी बहुत अच्छी आएगी। हाँ भाभी, आपने ये बहुत अच्छी कृत्रिम नदी बनाई है और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। आज से मैं अपनी पूल पार्टी भी यहीं किया करूंगा, गार्डन बने इस नदी में। हाँ, और मैं भी यहाँ समय बिताया करूंगा। आज से वाटर पार्क जाना बंद। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी गांव की बहू आएगी तो वो सब संभाल लेगी। सच में माँ जी, और सच कहूँ तो मेरी गांव की बहू की ये गार्डन, खेती और नदी सुनने में बुरा लग रहा था, लेकिन अब देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। और इस नदी से तो हजारों लोगों की मदद भी हो रही है और हमें भी सुकून से यहाँ बैठने को मिल रहा है। बहू, तुम बहुत समझदार हो। शुक्रिया जी। इस दिन के बाद से राधिका, जिसे सब गंवार समझते थे, उसे अब सोसाइटी से लेकर उसके अपने अमीर ससुराल तक इज्जत और प्यार बेतहाशा मिलने लगा था।